नमस्कार, स्वागत है आप सभी का म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में। आपके साथ मैं हूं स्वाति। म्यूचुअल फंड निवेश का एक बहुत ही अच्छा विकल्प है, लेकिन इस विकल्प के अंदर भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जो ऑप्शन मेरे लिए सही है, ज़रूरी नहीं है कि वही ऑप्शन आपके लिए भी अच्छा हो। तो कैसे पता चलेगा कि आपके लिए क्या सही है और क्या नहीं? पता चलेगा हमारे शो म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन के जरिए, जहां हम आपके सवालों के जवाब एकदम सरल और सहज भाषा में देते हैं, ताकि आपको अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट पर क्लैरिटी मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं आज का शो और देखते हैं कि आज के शो में खास क्या है। क्या अभी गोल्ड म्यूचुअल फंड में निवेश करना सही होगा? इनसाइड फंड्स क्या होते हैं और कैसे इनमें निवेश कर सकते हैं? अगर आपकी रिस्क लेने की क्षमता बहुत ज़्यादा नहीं है, तो कहां पर निवेश करना आपके लिए फायदेमंद होगा? और फंड नामा में हम आज जानेंगे पोर्टफोलियो को रिव्यू कब और कैसे करें। और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ है कंप्लीट सर्कल कंसल्टेंट के को फाउंडर क्षितिज महाजन। क्षितिज, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में हमारे। कैसे हैं आप? बढ़िया, धन्यवाद स्वाति। पहला सवाल लेते हैं। हमारे साथ धीरज जुड़ रहे हैं नवी मुंबई से। धीरज जी नमस्ते, बताइए क्या जानना चाहते हैं? नमस्ते मैम, गुड आफ्टरनून सर। जी मैम, मेरा एक क्वेश्चन है कि मेरा एक 15 to 20 ईयर का टारगेट है और मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए 20,000 पर मंथ का SIP देखता हूँ। जी तो मीन्स ये पोर्टफोलियो में क्या मुझे लार्ज कैप, मल्टी कैप, स्मॉल कैप सारे कैटेगरी लेनी चाहिए या लॉन्ग टर्म के लिए केवल लार्ज कैप ले सकता हूँ? और कुछ मैंने ऑप्शन सेलेक्ट किए थे जो मैंने भेजा है मेल पे, तो वो उसमें से कुछ सेलेक्ट करना बेटर होगा या नहीं, या सर कुछ अपनी तरफ से सजेस्ट कर सकते? आपकी उम्र क्या है अभी धीरज जी? अभी 40 मैम। और कितने साल, 15-20 साल के लिए निवेश करना चाहते हैं? ओके, तो ये जो आपने शॉर्ट लिस्ट किया, अभी इसमें निवेश शुरू नहीं किया है ना? नहीं, अभी नहीं किया है मैंने। ओके, 20,000 अगर निवेश करना है तो पहली बात तो ये सवाल क्षितिज हमारे दर्शकों के मन में होता है कि पोर्टफोलियो में कितने फंड होने चाहिए? स्वाति, ज़्यादातर अगर आप हायर साइड पे लेते हैं, किसी भी अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो 5 से 6 से ज़्यादा म्यूचुअल फंड, इक्विटी म्यूचुअल फंड नहीं होने चाहिए। और अगर आप उसमें टैक्स सेविंग का बेनिफिट लेना चाहते हैं और साथ में आप कुछ हाइब्रिड कैटेगरी ऐड करना चाहते हैं, तो इक्विटी ओरिएंटेड 8 to 9 से ज़्यादा फंड्स नहीं होने चाहिए। अच्छा, क्योंकि ज़्यादा फंड लेने का बेनिफिट ये होता है कि आप डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। बट अगर आप 18-20 फंड ले लेते हैं, आप पूरा बाजार लेके बैठ जाते हैं कि हर फंड में 30-40 स्टॉक्स होते हैं, 50 स्टॉक्स होते हैं, 60 स्टॉक होते हैं, और कॉमन स्टॉक्स हटाने के बावजूद भी आप 400-500 यूनिक स्टॉक्स में होते हैं। तो उसका बेनिफिट नहीं है। बेनिफिट यही है कि आप 6 से 7 फंड्स, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स लें और उन्हीं में रिव्यू करते हुए उन्हीं को लंबा चलाएं। जब भी आपके पास कुछ कैपिटल आए या आप सिप करना चाहते हैं, तो उन्हीं में आगे बढ़े। सो जहाँ तक बात आती है सर की, सर ने बताया कि उन्होंने कुछ फंड शॉर्टलिस्ट किए, क्योंकि सर आप पहली बार इन्वेस्ट कर रहे हैं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बधाई दूंगा आपको कि आप इस जर्नी में निकल पड़े हैं, जहाँ पे आपने एक सही एसेट क्लास को चुना है, क्योंकि 2 ही एक्सपेंडिंग एसेट क्लास है। एक आपका रियल एस्टेट है, दूसरा इक्विटी है, जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पावर ऑफ कंपाउंडिंग का एक्चुअल में गेन आपको देती है। तो यहाँ पे आपने काफ़ी फंड्स शॉर्टलिस्ट किए हैं अपनी तरफ से और काफ़ी अच्छे फंड्स किए हैं। तो मेरा सुझाव ये रहेगा, उन फंड्स में से आप 2 फंड्स ले लीजिए जो आपने शॉर्टलिस्ट किए हैं, जिसमें एक है आपका मेरे एसेट लार्ज कैप फंड और दूसरा है एक्सिस ब्लू चिप फंड। ये 2 आपने लार्ज कैप ले लिए, साथ में आप एक गोल्ड फंड ऐड कीजिए हेज करने के लिए। HDFC का फंड ऑफ फंड है गोल्ड फंड, वो फंड ऑफ फंड के थ्रू HDFC गोल्ड ETF में इन्वेस्ट करता है। और एक लार्ज एंड मिड कैप फंड लीजिए जो टाटा का है, जो अपने आप में बहुत अच्छा कर रहा है। और अभी जो रिसेंट चेंजेस हुए हैं हमने देखे हैं जो मल्टी कैप को लेके, उसमें इन्वेस्को मल्टी कैप बहुत सेफली प्लेस्ड है, क्योंकि वो एक्चुअल में ट्रू मल्टी कैप की तरह चल रहे हैं, जहाँ पे उन्होंने ऑन एन एवरेज 25% के आसपास का स्मॉल और मिड कैप में शुरू से ही इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो ये 5 फंड्स में आप 4,000 ईच की सिप करें और 20 साल तक अगर आप सिप चलाएं, और अगर आप कह रहे हैं 12% के आसपास का रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो वो सही मात्रा है जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि अगर नॉमिनल GDP की बात करें 1 से 1.5 साल में, अभी तो चलो कोरोना के कारण स्लो डाउन है,
अगर जीडीपी बढ़ेगी 11-12% से, इन लाइन विद दैट आप रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपना। तो 20 साल में अगर आप इससे 20,000 की चलाते हैं 12% के हिसाब से, कोई लगभग 2 करोड़ का कॉर्पस इकट्ठा होगा आपका। और यही अगर आप इसको सिप को इंक्रीज कर सकते हैं 30,000 पे, तो ये कोई लगभग 3 करोड़ के करीब आपका कॉर्पस इकट्ठा होगा। सो ये मैं 12% के हिसाब से, कैलकुलेशन के हिसाब से बता रहा हूँ। चांसेस हैं, क्योंकि जो फंड्स हमने आपको बताए हैं उनकी अंडरलाइन कंपनीज कोई 18-20% से ग्रो करेंगी, तो चांसेस हैं दैट आपका रिटर्न जो है थोड़ा इससे बेहतर हो पाए। बट 12% एक्सपेक्ट करना एक बहुत रीजनेबल और अच्छा रेट है। तो उस हिसाब से आप एक 2 करोड़ का कॉर्पस, जो रिटायरमेंट कॉर्पस, इस इन्वेस्टमेंट से आप जोड़ पाएंगे। धीरज जी, और कुछ सवाल है आपका सर? मैम, एक इनसाइट फंड के बारे में अगर कुछ इन्फॉर्मेशन दे पाएं, क्या है? कहाँ से सुना है आपने इनसाइट फंड के बारे में? कहीं पे स्टडी किया होगा या आपसे कहीं प्रोग्राम में ही देखा होगा? हमने तो शो में बात नहीं किया, मुझे याद है मैंने पिछले जितने महीनों में ये शो किया है, एक बार भी इनसाइट फंड तो इस शो से नहीं किया। बताएं जरा, क्योंकि मैं पढ़ रही थी उसके बारे में। मुझे उसका आइडिया नहीं है। मैंने हाँ सर बता दें अगर थोड़ा तो। मुझे मैं सर बताएंगे, उसके पहले बता दूं आपको, जिसने भी बताया है, रिसर्च किया है, रिटर्न देखकर बहुत ज़्यादा इसकी तरफ आकर्षित हो सकता है कोई भी इंसान। 85.84% एक साल में और 44.90% पास्ट 3 इयर्स, ये इनकी वेबसाइट पे लिखा हुआ है मॉर्गन स्टैनली की। और लास्ट 5 इयर्स में 32.30। तो मुझे नहीं पता आपने कहाँ से सुना, लेकिन जिसने भी इसके बारे में बात की है, मुझे पूरा यकीन है कि इस रिटर्न को लेकर कोई बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुआ होगा और तभी ये कहीं पे बात निकली होगी। क्षितिज? स्वाति, आपने सही कहा है। ये जो इनसाइड फंड होते हैं मॉर्गन स्टैनली का जो है, ये इंटरनेशनल फंड है जो इमर्जिंग कंपनीज में, जैसे इंटरनेशनली जो भी इमर्जिंग कंपनीज हैं, वो हो सकता है इंडिया में भी कोई कंपनी उन्होंने पिक की हो, मैंने पोर्टफोलियो देखा तो उसमें इंडियन कंपनी कोई नहीं मिली, उसमें इन्वेस्ट करते हैं। सो ये फंड जो है, जब आप इसको देखें तो ये डॉलर इन्वेस्टमेंट है आपकी, जो डॉलर्स में, या फिर लेट्स से यूरोप में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो यूरो में इन्वेस्ट होता है आपका, मेनली डॉलर में इन्वेस्टमेंट होती है। तो ये फंड्स उसमें इन्वेस्ट करते हैं, और इसमें इन्वेस्ट करने का तरीका यही है कि फंड ऑफ फंड रूट के थ्रू अगर आप इंडिया से कोई फंड ऐसा हो जो उसमें एज ए फीडर फंड पैसा डाल रहा हो, तो इनसाइड फंड में कोई पैसा नहीं डाल रहा है, पर काफी अच्छे ऐसे फंड्स हैं जो इंडिया में बैठ के आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे नैस्डैक का इंडेक्स फंड ले सकते हैं, या यूएस का टेक्नोलॉजी फंड ले सकते हैं। बट ये मॉर्गन स्टैनली का जो आप बात कर रहे हैं, मेरा सुझाव ये रहेगा कि आप पहली बार इन्वेस्ट कर रहे हैं तो पहले आप इंडिया ओरिएंटेड जो फंड्स हैं उसमें इन्वेस्ट करें, और जैसे ग्रेजुअली आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है इसमें, क्योंकि आप देखिए जब आप फॉरेन में इन्वेस्ट करते हैं तो एक तो फॉरेन मार्केट का रिस्क है आपका जो है ही है, दूसरा करेंसी रिस्क भी है। आपका इन्फ्लेशन है 5.5-6% और यूरोप और यूएस का इन्फ्लेशन है 1-1.5%। तो हमारी करेंसी टेंड्स टू डिवैल्यू अगेंस्ट फॉरेन करेंसी, तो वो एक क्राइटेरिया होता ही है जो हम डिवैल्यू करते हैं फॉरेन करेंसी के अगेंस्ट, तो करेंसी रिस्क भी आपका ऐड हो जाता है जब उसे, क्योंकि आप इंडियन रूपी में इन्वेस्ट करेंगे। तो हैविंग सेड दैट 10-15% फॉरेन इन्वेस्टमेंट होनी ही चाहिए, मैं बिल्कुल मानता हूँ आपकी बात। बट आप स्टार्ट कर रहे हैं तो एक तरह से जब आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो भी डॉलर इन्वेस्टमेंट है। आप सरप्राइज होंगे, गोल्ड का मूवमेंट 2 चीजों से होता है, एक रूपी डॉलर मूवमेंट जो होता है उससे आगे ऊपर नीचे होता है, और दूसरा ग्लोबली अगर कोई भी रिस्क या क्राइसिस आता है तो गोल्ड एक हेज है, तो काफी इन्वेस्टर गोल्ड की तरफ भागते हैं। तो ये 2 कारण इस कारण से गोल्ड का मूवमेंट होता है। तो गोल्ड इन्वेस्टमेंट अपने आप में जब आप 4,000 के सेट कर रहे हैं आउट ऑफ 20,000, तो 20% आपने ऑलरेडी $1 इन्वेस्टमेंट करी है गोल्ड में, हेज किया पोर्टफोलियो। इवेंचुअली 1-1.5 साल में आप एक फॉरेन फंड जरूर ऐड कीजिएगा, पर अभी आप इस में स्टार्ट कीजिए। ओके, चलिए यहाँ पे अगला सवाल लेते हैं। हमारे साथ अनुज फोन लाइन पे जुड़ रहे हैं। अनुज जी नमस्ते। जी नमस्ते मैम, कैसे हैं आप? जी सब बढ़िया जी। बताइए, आपके भी जो आपके पिताजी का जो पोर्टफोलियो है उसमें काफ़ी सारे फंड्स उन्होंने भी लेके रखे थे। हाँ, एक्चुअली इन वजह से हमारे जो फैमिली फ्रेंड हैं वही हमारे एडवाइजर भी थे, तो अप्रोक्सीमेटली 28 म्यूचुअल फंड एएमसीज में मतलब उनका वो था। अच्छा। तो बाय एंड लार्ज तो काफी लिक्विडेट कर दिया है, अराउंड 13 लाख मेरे हैंड में है अभी। बट उसके अलावा भी अभी भी 19 म्यूचुअल फंड स्कीम्स में अभी भी पैसा लमसम में डाला हुआ है। ओके। तो बाय एवरी ईयर उसका जो भी है सीएजीआर वैल्यू या जो भी रिटर्न रेट है वो कम ही होते जा रहे हैं। अच्छा। तो जी, तो फर्दर लिक्विडेट करना है एंड री इन्वेस्ट भी करना है, तो मैंने अभी एसआईपी भी शुरू करी है एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी में एंड एक्सिस मिड कैप फंड में। अच्छा।
वही मुझे राय जाननी थी कि इसमें से और कौन से लिक्विडेट कर सकते हैं एंड किस में और इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये सब Either पुराने lump निवेश है काफी, राइट? सबके मतलब जी 2013 के हैं सब, सारे 2013 के। ठीक जी। है, ओके। बताइए क्षितिज, बहुत सारे फंड हैं, 19 फंड्स, सभी से निकल जाए या किसी को जारी भी रखना, अभी रखेंगे तो फायदा होगा? अनुज नमस्कार। मैं ना ये जो ओवर डाइवर्सिफिकेशन पोर्टफोलियो होते हैं ना ज़्यादातर, जहाँ पे 28 फंड जैसे आपके पिताजी ने लिए थे या दिए उनको किसी ने, अब आप 19 फंड में हैं, तो मैं इसको कंपेयर करता हूँ कि जब भी आप किसी शादी या कहीं जाते हैं तो आप बुफे, आपके पास ऑफरिंग होती है। अगर आप स्पेसिफिक नहीं है कि आपको क्या डिश खानी है तो आप कुछ भी ठीक से एंजॉय कर पाते हैं। कहते हैं कि हाँ बहुत सारा मेन्यू है, सारी चीज़ें हैं, पर आप स्पेसिफिक होते हैं तभी आप एंजॉय करते हैं। पर ये इन्वेस्टमेंट है, इसमें डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। ओवर डाइवर्सिफिकेशन आपके रिटर्न को उल्टा कम कर देती है। दो तरह का रिस्क होता है, सिस्टमैटिक और अनसिस्टमैटिक। अनसिस्टमैटिक रिस्क जो है वो तो आपका जो है अगर आपके पास 30-35 स्टॉक्स अगर हैं उसमें वो आपका कम हो जाता है, 90% तक रिड्यूस हो जाता है। अब सिस्टमैटिक रिस्क तो कंपनी ओरिएंटेड है या लेट्स से इकोनॉमी ओरिएंटेड है, उसको आप कुछ नहीं कर सकते। पर जब आपने 28-30 फंड लिए होते हैं तो आप पूरा बाजार लेके बैठ जाते हैं, तो आपका रिटर्न या तो इन लाइन विद मार्केट आता है या मार्केट से कम आता है। सो मैंने आपका पोर्टफोलियो रिव्यू किया अनुज, और इसमें से मुझे लगता है कि आप सिर्फ 4 फंड रिटेन कीजिए। जो फंड रिटेन करने वाले हैं वो एक तो SBI फोकस इक्विटी जो एक मल्टी कैप फंड है, आदित्य बिरला फ्रंटलाइन है, आप उसको रिटेन कीजिए। एक्सिस ब्लू चिप, ये दोनों लार्ज कैप हैं, और कोटक इक्विटी हाइब्रिड, ये 4 फंड्स आप रिटेन कीजिए। बाकियों में से आप इमीडिएटली एग्जिट कीजिए। इमीडिएटली एग्जिट कीजिए, और साथ में आप 4 फंड्स अपने जो भी आप एग्जिट कर रहे हैं 4 नए फंड्स इसमें ऐड कीजिए। इसमें टाटा लार्ज एंड मिड कैप ऐड कीजिए, DSP का हेल्थ केयर फंड ऐड कीजिए, इन्वेस्को का मल्टी कैप कीजिए, और एडलवाइज का यूएस टेक्नोलॉजी कीजिए। जब आप लिक्विडेट करेंगे, जो पहले आपके पास पैसे आए हैं और जो अभी आएंगे, कोई 62 लाख के आसपास की राशि आपके पास आएगी। आप इन 6 फंड्स में जो मैंने बताए हैं, जो SBI फोकस और एक्सिस ब्लू चिप आपके पुराने फंड्स हैं, और जो 4 नए फंड्स बताए हैं, इन 6 फंड्स में 10-10 लाख रुपीज ईच आप लिक्विड फंड में डाल दीजिए इनके इन फंड्स के, और अगले 10 हफ्ते में वीकली STP कीजिए। मान लीजिए आपने 60 लाख रुपीस डाले हैं, और उसमें से हर वीक 6 लाख रुपीस इन 6 फंड में से लिक्विड से इक्विटी में जाएगा। और हम इसलिए सुझाव दे रहे हैं कि अगले 10 से 12 हफ्ते में स्प्रेड कीजिए, कि हमारे पास एक बड़ा इवेंट आ रहा है, और उस इवेंट से पहले हम 50% डिप्लॉय करना चाहते हैं, जो कि यूएस इलेक्शन है, और 50% उस इवेंट के बाद करना चाहते हैं। और कभी भी यूएस इलेक्शन है या कोई इवेंट है, जब भी आपके पास पैसा अवेलेबल है, अगर मार्केट बहुत ज्यादा डिस्काउंट पे हो तो आपको तभी 30-40% डिप्लॉय करना चाहिए। कभी जल्दबाजी में मत करिए। बट इस समय तरीका यही रहेगा कि अपने फंड्स बास्केट को कम कीजिए, 4 रिटेन कीजिए, 4 ऐड कीजिए, और 6 इक्विटी फंड्स में अगले 10 हफ्ते तक लिक्विड में डाल के 6 लाख मंथली सिप कीजिए। ये पैसा अगर आप मैनेज करेंगे, जो आपका 80 लाख के आसपास का कॉर्पस है, और मैं मानता हूँ कि अगर 12% भी हम जनरेट कर पाए रिटर्न, तो लगभग ये 6 साल में पैसा आपका डबल होगा, यहाँ से 1.6 CR के आसपास होगा, और 12 साल में 3.2 CR के आसपास होगा। ये जो भी दर्शक देख रहे हैं या आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ, ये कोई भी इस चीज़ को ड्राइव कर सकता है। बहुत सिंपल है, इसको रूल ऑफ कंपाउंडिंग कहते हैं। थंब रूल ऑफ कंपाउंडिंग के हिसाब से फॉर्मूला आता है 72/R। R जो होता है वो आपका रेट ऑफ रिटर्न है, और 72/R बताता है कि कितने टाइम में पैसा डबल होगा। तो अगर आपका 12% से पैसा ग्रो हो रहा है तो 72/12 के हिसाब से 6 ईयर्स में पैसा डबल। अगर आपका 15% से पैसा ग्रो हो रहा है, 72/R के हिसाब से आपका 5 साल में पैसा डबल। 72/R मतलब 15/72/50, 5 साल में पैसा डबल। तो ये पैसा डबल सिर्फ 5 साल में नहीं होता। अगर आप पैसा रिटेन करते हैं अपने पास, तो अगले 5 में ये चुगना हो जाता है। जी। तो मैं जब बात कर रहा हूँ 12% के हिसाब से, अगर 4 गुना होगा 12 साल में, तो वो 18 साल में 8 गुना ही होगा, कम नहीं होगा। ये है पावर ऑफ कंपाउंड। जी। सो आप इसको ऐसे मेंटेन कीजिए और अपने पोर्टफोलियो को कवर आउट कीजिए। यहाँ पर एक सवाल मेरे पास और भी है, लेकिन वो सवाल मैं आपसे ब्रेक के बाद पूछूंगी क्षितिज। छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौट कर आते हैं। म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं कंप्लीट सर्कल कंसल्टेंट के को-फाउंडर क्षितिज महाजन। क्षितिज, आपने जो रेकमेंडेशन दी थी उसमें 2 फंड बताया था, एक DSP हेल्थ केयर और दूसरा एडलवाइज US टेक्नोलॉजी फंड, राइट सर? राइट। दोनों सेक्टोरल फंड है? बिल्कुल।
ओके, सो नॉर्मली सेक्टोरल फंड से एक सलाह आती है हमेशा कि रिटेल निवेशक दूर रहे तो बेहतर है, शुरुआत में खासकर, क्योंकि उसमें एंट्री और एग्जिट का जो टाइम है वो डिसाइड नहीं कर पाता, और किसी हद तक आपको सेक्टोरल फंड में या थीमेटिक में वो टाइमिंग का थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है। सो आई वुड लाइक टू नो द रीज़न, उसके पीछे दो सेक्टोरल फंड रिकमेंडेशन के पीछे की वजह। स्वाति, यहाँ पे एक चीज तो बड़ी क्लियर हुई है इस कोविड टाइम्स में, जैसे आपने देखा कि काफी हद तक हम लॉकडाउन में रहे, और आज भी मैं अपने घर से ऑपरेट कर रहा हूँ, आप स्टूडियो में होंगे या फिर काफी इंटरव्यूज घर से कर रहे होंगे। ना टेक्नोलॉजी इज द फ्यूचर, और लोग कह रहे हैं कि कोविड टाइम ने दुनिया को 10 साल पीछे ले गए। मैं कह रहा हूँ कोविड के कारण दुनिया 10 साल आगे चली गई है। जो टेक्नोलॉजी डिस्ट्रप्शंस आने वाले टाइम में आ रही थी वो उससे पहले आ रही है। काफी चीजें फास्ट हो गई हैं। सो लेट्स एक्सेप्ट द फैक्ट, दुनिया की सबसे जो बड़ी कंपनीज है वो है फैंग स्टॉक। उनको बोला जाता है, एक टर्म होती है फैंग या फैम बोलो, जैसे फेसबुक, एप्पल, नेटफ्लिक्स, गूगल, अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट। तो ये कंपनीज हैं। आज ये कंपनीज जो हैं लीडर्स हैं कुछ तो कुछ नया डिस्ट्रप्शन लाने के लिए, टेक्नोलॉजी में चीज़ों को बेटर बनाने के लिए। सो आने वाले टाइम में चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डेटा एनालिटिक्स है, मशीन लर्निंग है, ब्लॉकचेन है, ये ही आगे दुनिया में चीज़ों को लेके चलेंगे। एवरीथिंग जो है टेक्नोलॉजी के कारण ही ईज आउट हो। आज एवरीथिंग इज ऑन मोबाइल। आप देखिए गवर्नमेंट अपने आप में जैम ट्रेनिंग को प्रमोट करती है। जैम क्या है, सबकी जानकारी के लिए, आपके पास जनधन अकाउंट है, आपके पास आधार है, मोबाइल है, आपके पास तीनों चीजें, गवर्नमेंट आपकी सब्सिडी डायरेक्टली आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी। जी जी। सो मुझे लगता है टेक्नोलॉजी विल डू वेल। सेकंड, फार्मा जो मैं बात कर रहा हूँ, तो फार्मा सिर्फ फार्मा नहीं है, हेल्थ केयर में बहुत चीजें आ जाती है। मेडिसिन है, हॉस्पिटल्स है, डायग्नोस्टिक्स हैं, आपका लैब्स हैं, बहुत चीजें आ जाती हैं, और आने वाले टाइम में ये भी बढ़ेगा। जब मैं लोगों को टेक्नोलॉजी की बात करता हूँ, वो सिर्फ इंडिया से गेन नहीं करेंगे। काफी इंडियन टेक्नोलॉजी फंड जो है वो फॉरेन में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और काफी हद तक जैसे हमने टेक्नोलॉजी फंड्स रिकमेंड किए हैं, जैसे एडवाइस का यूएस टेक्नोलॉजी फंड रिकमेंड किया है, ये मैंने इंटरनेशनल फंड रिकमेंड किया है। सो कहीं ना कहीं मैंने कॉम्बिनेशन दिया है जहाँ पे आप जैसे एक और सवाल यहाँ पर, मैं सॉरी टू इंटरप्ट यू, दोनों ही फंड काफी नए हैं अपने अपने, एक 18 में लॉन्च हुआ है और एक मार्च में, इनफैक्ट एडलवाइस का मार्च में लॉन्च हुआ है, राइट? सो अगेन द सेम क्वेश्चन, अमूमन लोग कहते हैं ऐसे फंड दीजिए तो थोड़ा सा एक ट्रैक रिकॉर्ड रहे तो आपको समझ में आता है कैसा परफॉर्मेंस रहा है, तो उसके पीछे की वजह भी अगर आप क्विकली समझा सकें, हमें तुरंत फिर फंड नामा पे भी जाना है। राइट, क्योंकि ओके, सो एडलवाइस का जो फंड है स्वाति, वो फंड इंडियन फंड नहीं है, वो एक फीडर फंड है जी। तो ऑलरेडी जेपी मॉर्गन का एक टेक्नोलॉजी फंड है जिसमें वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो सबसे अच्छी बात ये है कि आप इंडिया में बैठ के फंड्स मैनेज नहीं कर रहे हैं, आपने एक प्लेयर चुन लिया है कि जेपी मॉर्गन एक वर्ल्ड की रिनाउंड कंपनी है, वो मैनेज कर रही है, उसमें उन्होंने फीडर फंड दे दिया। तो इंडियन इन्वेस्टर के लिए अपॉर्चुनिटी अभी मिली है। फंड का ट्रैक बहुत लंबा है। दूसरी बात रही हेल्थ केयर फंड की, जो बात कर रहे हैं हम, हेल्थ केयर फंड जो है, देखिए जो डीएसपी की जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये अपने आप में 2 साल का ट्रैक है इसमें, और जहाँ पे हेल्थ केयर एज ए सेक्टर हैज नॉट डन वेल फ्रॉम 2015 से 18, उसके अपने रीजन थे। और आप अगर लंबा ट्रैक देखें हेल्थ केयर का, 15-18 साल से हेल्थ केयर इंडेक्स ने निफ्टी को बीटी किया है। सो आज हम ये देखेंगे किसका क्या ट्रैक है। मैं ये देखूंगा कि फंड मैनेजर जो है वो अच्छा है, अपॉर्चुनिटी ट्रैक सेक्टर में मिल रही है। हैविंग सेड दैट, मैंने उन्हीं क्लाइंट को ऑफर किया है जिनके पास ऑलरेडी इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हैं और उनके पास एक ट्रैक, जो नए इन्वेस्टर्स हैं वो थोड़ा रिफ्रेन करें। आने वाले टाइम में इवेंचुअली, जैसे मैंने फर्स्ट क्लाइंट को बोला था, 1-1.5 साल में आप एक यूएस ओरिएंटेड फंड ऐड करें। So first of all इंडियन फंड में इन्वेस्ट करें, एंड उसके बाद एनी सेक्टोरल या यूएस फंड ऐड करें। श्योर। चलिए अब हम रुख करते हैं हमारे खास सेगमेंट फंड नामा की तरफ। तो इस हफ्ते हम अपने सभी एक्सपर्ट से ये बात कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर फंड को पोर्टफोलियो को रिव्यू, मतलब पोर्टफोलियो की समीक्षा कितनी फ्रीक्वेंटली करनी चाहिए। क्षितिज, आप बताइए आपकी राय क्या है। हमारे सामने कुछ राय निकल कर आई है कि किसी ने कहा कि 1 साल में एक बार, किसी ने कहा है 6 महीने में, किसी ने 2 साल में भी एक बार करने की सलाह दी है। आपका टेक क्या है इस पे? हम ना एक बहुत डायनामिक वर्ल्ड में जी रहे हैं जी। मैं 1 साल में नहीं बोलूंगा, पर मैं बोलूंगा आप क्वार्टरली अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू कीजिए। अच्छा, आज टेक्नोलॉजी के बेनिफिट्स तो मैंने बहुत बताया, उसका नुकसान भी है कि आपका पोर्टफोलियो आपके मोबाइल पे है और डेली बेसिस पे लोग रिव्यू करते हैं उसको, तो उसका बेनिफिट नहीं होता है।
मैं एग्जांपल देता हूँ, हमारे फादर के, मदर के या हमारे एल्डरली लोगों के पीपीएफ अकाउंट इतने बड़े क्यों होते हैं? रिटर्न तो 8-9% ही आता है। जी। या रियल एस्टेट में आप बोलते हो कि मेरे पापा ने या किसी ने 1 लाख की प्रॉपर्टी ली थी, आज उसकी वैल्यू 1 करोड़ है या 10 करोड़ है या व्हाटएवर वैल्यू है। वो इसलिए है कि हमने 20-25 साल उसकी तरफ नहीं देखा और उसमें कंट्रीब्यूट करते गए, चाहे पीपीएफ अकाउंट है, चाहे प्रॉपर्टीज बाय करते गए। सो सिमिलरली इक्विटी भी एक एक्सपेंडिंग एसेट क्लास है और इसमें जो रिटर्न आता है वो लीनियर नहीं आता है। वो कंपनीज अच्छा करती रहती हैं पर उसका रिटर्न बहुत चीजों से गवर्न होता है। बट अगर आप उसको समय दोगे इक्विटी को एज एसेट क्लास को, तो वो अच्छा करेगा ही करेगा। हैविंग सेड दैट, क्वार्टरली रिव्यू इसलिए जरूरी है कि मार्केट्स इतने वॉलेटाइल रही हैं। अब मानिए किसी ने मार्च में जब मार्केट 35-37% गिरी थी, उनका एसेट एलोकेशन 60-40 की जगह जो 60 इक्विटी और 40 डेट था, वो गिर के 40-60 हो गया। अगर उस समय उन्होंने रिव्यू करके अपना या कोई ऐसी चीज आए तो इमीडिएट रिव्यू करके अगर उन्होंने अपना एसेट एलोकेशन बैलेंस किया होता तो आज उनका रिटर्न बहुत डिफरेंट होता। राइट। सो क्वार्टरली रिव्यू इंपॉर्टेंट है और वही तरीका है सही कि आप रिव्यू करें और फंड्स को अपने नजर में रखें। क्विकली बता दीजिए किन पैरामीटर्स पर नंबर्स में अगर दे सकें कि 4 चीज़ें हैं जिसके ऊपर आप इसको समीक्षा करेंगे अपने पोर्टफोलियो की। सो फंड क्या कोई अगर डायनामिक्स चेंज हो रहा है, मान लीजिए कोई मल्टी कैप फंड में आपने इन्वेस्ट किया था और वो लार्ज कैप हो गया, पर आपने तो डिफाइन किया था, मैं गोल्ड प्लान तो बताया था कि मेरा इतना परसेंटेज मल्टी कैप में जाएगा। पहली चीज तो ये। सेकंड इंपॉर्टेंट है कि आपकी अंडर परफॉर्मेंस है फंड की फॉर कंसिस्टेंटली फॉर 2 क्वार्टर्स। 2 क्वार्टर से पहले तो आप देखिए भी मत। कई बार टाइम आता है कि दैट जो स्टॉक्स फंड मैनेजर ने चुने होते हैं विद दूसरे फंड मैनेजर के हिसाब से या इंडेक्स के हिसाब से वो परफॉर्म नहीं करते हैं, तो 2 क्वार्टर कंसिडर कीजिए। तीसरा इंपॉर्टेंट है कि आपका रिस्क प्रोफाइलिंग या एसेट एलोकेशन चेंज हो गया, जैसा अभी कोविड टाइम में हुआ, तो उसमें इमीडिएट रिव्यू की जरूरत है। उसमें आप ये 3 महीने का वेट मत कीजिए। अगर आपको लग रहा है मार्केट्स गिर रही है और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, देखिए जब मॉल में डिस्काउंट लगता है तो हम शॉपिंग करते हैं, सिमिलरली इक्विटी मार्केट में भी जब डिस्काउंट लगे तो थोड़ी शॉपिंग करनी चाहिए, तो आप चेंज कीजिए। चौथा, सेक्टोरल एलोकेशन चेंजेस हुए हैं किसी फंड में बहुत ज्यादा, तो वहां पे रिव्यू करना जरूरी है और ये बहुत अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है, मतलब आप किसी भी फंड की बात करेंगे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सो ये है। और पांचवा एक इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जब आपका 5 महीने या साल रह गया हो किसी गोल में, आपका गोल अप्रूव हो रहा है, तो आप उस समय वेट मत कीजिए कि आप गोल तक जाके अपना इक्विटी में से पैसा निकालेंगे। आप पैसा स्विच लिक्विड फंड में कर दीजिए या रिडीम कीजिए, ताकि जब आपका गोल आने वाला है तब आपको मार्केट की उथल पुथल की कोई दिक्कत नहीं। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया क्षितिज आज सभी सवालों के जवाब देने के लिए। और आप चाहते हैं कि आपके सवालों के जवाब हमारे एक्सपर्ट दें, तो आपको अपना सवाल हमें भेजना होगा। जब भी सवाल भेजते हैं तो अपना नंबर ज़रूर लिखिए ताकि आपसे हम कांटेक्ट कर सकें, और सवाल भेजने के साथ साथ कभी कभी फीडबैक भी भेज दिया करें कि शो आपको कैसा लगता है, कौन सी बातें आपको इस शो की पसंद है, कौन सी बातें बहुत ज़्यादा पसंद नहीं हैं। हम उसको और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल के लिए शो में इतना ही। आप सभी बने रहिए जी बिज़नेस के साथ। नमस्कार।